हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये आपकी सीरीज चल रही थी 1991 से 2023 तक। जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उनका सलूशन करवाया जाता है। जो सलूशन होता है वो एनसीईआरटी बेस होता है। जो आपकी थंबनेल में बुक दिख रही है, ये बुक हम करवाते हैं और ये बुक पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस सलूशन देता है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से फैक्ट हैं। ठीक है, तो आपको दोनों फ़ायदा हो जाएगा। एनसीईआरटी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा प्रिपरेशन अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अभी आपका जो 2018 तक तो हो ही गया है, इसके बाद जो 2023 तक हो जाएगा। इसके बाद आरओ आरओ की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे, अगर आपको तैयारी करनी है एक मेथड से, ठीक है, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किस स्थान पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बताइए, चारों ऑप्शन है, या आप इसको टेस्ट की तरह भी लीजिए कि आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो कहाँ पर मिले हैं? बागौर। अब पूछेंगे ये बागौर है कहाँ? तो बागौर कहाँ पड़ता है? तो बागौर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब पूछेंगे कि एक ही स्थान था कि और था? हाँ, एक स्थान और था, उसका नाम था आदमगढ़। याद रखेंगे, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ पड़ता है एमपी में। यहाँ भी पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में राजस्थान में, और ये राजस्थान के बागौर में, आदमगढ़ एमपी के आदमगढ़ में क्या है? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपके पेपर में पूछा जाता है कि मानव का अस्थि जो पंजर है, सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है? तो क्या कहाँ मिला है? प्रतापगढ़ का, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ एक जिला है जहाँ पर दो स्थान है, सराय नहार। ठीक है, तो याद रखिएगा, सराय नहार, रह राय। ठीक है, सराय नहराय और महदहा। ठीक है, महदहा। तो सराय नहर और महदहा में किसके मानव अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अगर आपसे ये पूछे कि मानव के कहाँ प्राप्त हुए हैं अस्थि पंजर के, तो सराय प्रतापगढ़ के सराय नहर और महदहा से ये मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लखनिया कहाँ पर पड़ता है? लखनिया, क्योंकि ये लखनिया आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसको मैं करवाया हूँ। लखनिया बिंद क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यहाँ भी लगभग 27 समाधान प्राप्त हुए हैं, तो लखनिया भी बिंद क्षेत्र में पड़ता है, इसको याद रखें। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बागौर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। करें कालीबंगन, जो कह रहे हैं कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से मतलब रिलेटेड कौन से स्थान उत्तर प्रदेश में है? कालीबंगन की बात कर रहा है, लोथल की बात कर रहा है, आलमगीरपुर की बात कर रहा है, हुलास की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये मेरठ जिले में पड़ता है। याद रखेंगे, मेरठ जिले में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये भी कई बार पूछा जाता है। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। किसके? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, और जिला कौन सा है? मेरठ। जो लोग मेरठ से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो ये सब साइट जाके देख लीजिए, क्योंकि ये आपके पास पड़ता है। ठीक है, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जाके इसको एक बार दो बार एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, आलमगीरपुर। अब देखिए, हुलास कहाँ है? तो हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। याद रखिएगा, हुलास क्या, सबसे उत्तर, जो उत्तर जिला है भारत का, वो भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। ठीक है, तो ये सहारनपुर में हुलास पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये भी पूछ सकता है कि आलमगीरपुर का, ये कई बार पूछा भी है, पूछ नहीं सकता, पूछा भी है कि आलमगीरपुर का उत्खनन किसने करवाया था? तो आलमगीरपुर का उत्खनन
1958 में यज्ञदत्त शर्मा, याद रखेंगे यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। तो यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर का उत्खनन करवाया था। लेकिन आलमगीरपुर की खोज अलग है। खोज अगर आपसे पूछे कि आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, तो आलमगीर की खोज 1958 में ही भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ये 1958 है, भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। अब देखिए ये पूछ सकता है कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा कहाँ है, तो याद रखेंगे कालीबंगा राजस्थान का एक गंगानगर जिला है। याद रखेंगे ये कहाँ पर, कालीबंगा राजस्थान का गंगानगर जिला है, गंगानगर। अभी देखिए आपसे ये नहीं पूछेगा अब कि कालीबंगन कहाँ है, क्योंकि कालीबंगा आपको पता है सभी लोग को। ये पूछ सकता है किस जिले में है, तो गंगानगर जिले में है राजस्थान के कालीबंगा, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पर, गंगानगर जिले में कालीबंगा राजस्थान के, ठीक है। दूसरा और क्या है, लोथल। तो लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात का अहमदाबाद जो जिला है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। गुजरात का अहमदाबाद जिला, ठीक है, ये कहाँ लोथल पड़ता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें याद देखिए, कई चीज़ें हम पूरी डिटेल में बताते हैं ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, ऐसा ही क्वेश्चन यही नहीं आ जाएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पूरी डिटेल में बताते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा आलमगीरपुर, जहाँ जो मेरठ में है, हुलास जो सहारनपुर में है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन एक शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, तो कौन सा, वाजनसेयी। तो वाजनसेयी एक क्या है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, ठीक है। अब देखिए इसका इतिहास ऐसे नहीं चलता, शुरू से मैं बताता हूँ। यजुर्वेद आप पढ़े होंगे, यजुर्वेद इसमें क्या होता है, यजुर्वेद में विभिन्न जो यज्ञ करवाए जाते हैं, अनुष्ठान करवाए जाते हैं, इसी यजुर्वेद से ही करवाए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यजुर्वेद आपको लिखा गया है। अब देखिए यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, यजुर्वेद के कौन सी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। कौन सी है, एक शुक्ल यजुर्वेद, याद रखेंगे शुक्ल यजुर्वेद, और एक कौन होता है, शुक्ल यजुर्वेद, और एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, एक मिनट, यजुर्वेद। अब देखिए यजुर्वेद की दो शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और किसके बारे में पूछा था, शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है, वाजनसेयी, क्या है, वाजनसेयी। इसकी भी दो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, वाजनसेयी। तो इसकी एक श्रृंखला कौन सा है, वाजन संहिता पूजा बोला जाता है, संहिता। तो इसकी संहिता कौन सा है, वाजनसेयी, वाजसनेयी, ठीक है, ये इसकी संहिता है। इसकी वाजसनेयी की भी दो संहिता है, कभी पूछ सकता है, क्या है, एक है काण्व, ठीक है, काण्व है एक माध्ययन, ये माध्य दिन, ठीक है, माध्यन दिन। तो ये एक काण्व है, एक माध्यन है, इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसकी कितनी शाखाएं, दो शाखाएं। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की चार संहिता है, जिसको कहते हैं, इसकी देखिए एक संहिता, इसकी चार संहिता है। कौन कौन सी चार संहिता है, एक काठक संहिता, याद रखेंगे काठक संहिता, एक काठक संहिता, एक कपिष्ठ संहिता, याद रखेंगे कपिष्ठल संहिता, कपिष्ठल संहिता होता है, एक मैत्रायणी संहिता, ठीक है, याद रखिएगा मैत्रायणी संहिता, एक तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय। तो याद रखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए, हो सकता है पूछ ले। तो वाजनसेयी, जैसे शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है, वाजनसेयी, तो वाजनसेयी। अब देखिए मैत्रेयी है, तैत्तिरीय है, काठक है। देखिए काठक यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कापिष्ठिक यहाँ नहीं है, यहाँ मैत्रेयी और तैत्तिरीय। तो ये तीनों किसके लिखे गए हैं, ये तीनों किसके हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं, ठीक है, याद रखें कृष्ण यजुर्वेद के, ठीक है। तो ऐसे ही याद करिए पूरी डिटेल के साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसका आंसर वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा का अभिलेख तो ये खारवेल के बारे में जानकारी देता है। कौन सा, कहाँ का शासक था? कलिंग शासक था, याद रखिएगा, कलिंग शासक, कलिंग शासक। आप देखिए खारवेल, ये हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल के बारे में जानकारी देता है। अब प्रेजेंट टाइम में अगर वर्तमान में पूछेंगे ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहीं पर इससे मतलब हमेशा ये देखा जाता है कि इसमें पूरी तरह से खारवेल का इतिहास जानने को मिलता है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा आ जाए तो खारवेल याद रखेंगे, ये भूलिएगा मत। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे। मतलब जब समुद्रगुप्त था तो उस समय जो दक्षिण भारत में जो राजा थे वो कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ पर राज्य करते थे। ठीक है, तो उनके राज्य बताना है और यहाँ पर उन राजा का नाम बताना है। तो धनंजय भी किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त के समकालीन था। और इसका राज्य कहाँ था? ये कहाँ था? कुस्तलपुर। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राज्य कुस्तलपुर था धनंजय का। नीलराज का कहाँ पर था? तो नीलराज का कहाँ पर था? नीलराज का अवमुक्त था। ठीक है, नीलराज का अवमुक्त था राज्य। उग्रसेन का कहाँ था? तो उग्रसेन का था पालक्का, उग्रसेन का पालक्का था। विष्णु गोपा का कहाँ था? तो विष्णु गोपा का था कांची। ठीक है, याद रखेंगे, विष्णु गोपा का कांची था। ठीक है, ये सब जो नरेश थे ये समुद्रगुप्त के कालीन थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? बताइए वह कौन सा लेख है जिससे जानकारी मिलती है? तो उस लेख का नाम है अयोध्या लेख। ठीक है, याद रखेंगे, अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब कोई, जैसे आप भी कोई पूजा करवाते होंगे तो कोई किसी पंडित जी को बुलाते होंगे, ऐसे ही उस समय संपन्न कौन करवाया था? तो इसका श्रेय किसको जाता है? पतंजलि को जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध करवाया था इसे संपन्न करवाने का श्रेय किसको मिलता है? इसको संपन्न करवाने का श्रेय पतंजलि को मिलता है। याद रखिए, किसको? पतंजलि को मिलता है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, कह रहे हैं भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। कह रहे हैं भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये एकदम सही है। क्यों भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ राजा जो हैं वो आपस में ही लड़ते थे, जाके तुर्कों से, अफगानों से मिल जाते थे, फिर उनको आक्रमण के लिए उत्साहित करते थे। ठीक है, कि आप प्रेरित करते थे कि चलिए आप भारत पर आक्रमण करिए, उस राज्य पर आक्रमण करिए। फिर जब उसको जीत लेते थे, जो उस्काने वाला रहता था, ये जो तुर्क थे, अफगान थे, ये इनको भी जो उसकार लेकर आया था उनको भी हरा देता है। तो कई कई बार ऐसे एग्जाम्पल आपके देखने को मिला है हिस्ट्री में। तो क्यों? भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी और भारत में तुर्की आक्रमण क्या रहा था? सफल रहा था। अब अगर मैं पूछता हूँ कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान कौन था? तो प्रथम तुर्क मुसलमान सुबुक्तगीन था। याद रख, सुबुक्तगीन कौन है? ये महमूद गजनवी का पिता हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के पिता हैं सुबुक्तगीन। याद रखेंगे, सुबुक्तगीन। ये प्रथम, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम तुर्क मुसलमान कौन था जो भारत पर आक्रमण किया, तो वो सुबुक्तगीन था। लेकिन आपने हर बार क्या पढ़ा है
कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो अगर दो क्वेश्चन यही बनेगा, प्रथम मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम तुर्क कौन था, ये सुबुक्तगीन था। फिर जो सुबुक्तगीन के पश्चात इनके उपरांत कौन आया, महमूद गजनवी आया, जिसने कुल भारत पर कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए, याद रखिए। और अंततः ये सफल भी रहा। तो ये क्या गया, 17 आक्रमण किए इसके पिताजी ने। ठीक, वो इसका बेटा था महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन तुगलक और प्रथम तुर्क सुबुक्तगीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट में सही उत्तर दीजिए। कह रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर, गोलकुंड चोलापुरम, महाबली का तटीय मंदिर, सप्तगौड़ा। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, कौन पहले बना कौन बाद में बना, इस चीज़ में डिवाइड मतलब करना है। तो ये जो सप्तगौड़ा मंदिर है, कौन था पहले, सप्तगौड़ा। तो सप्तगौड़ा की अगर बात करते हैं तो ये कब बना, तो ये 640 से 674 ईस्वी के उपरांत बीच में बना। अब ये पहले इतना समय क्यों लगता था, क्योंकि पहले जो आप आज की जो टेक्नोलॉजी है, 1 से 2 दिन में घर 3D मॉडल में तैयार कर सकते हैं, लेकिन पहले इतना मॉडल नहीं था। ठीक है, पहले की जो थी वो कारीगरों के द्वारा था, ह्यूमन के द्वारा होती थी। आज कई चीज़ें मशीनों के द्वारा होती है तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो पहले के मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो अपने आप में कीर्तिमान होता था। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा समय लगता था। अब देखिए, ये सप्त पेगौड़ा की मंदिर किसने बनवाया था, तो ये कितने बनाया था, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। किसने, मैं देखती है सब कुछ मैं आपको लिख दूंगा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इसको अगर एक छोटी सी डायरी हो, जो जो चीज़ें नहीं पता है उन सबको नोट भी करते रहिए। ठीक है, ताकि आप उसको कुछ समय बाद रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो सप्त पेगौड़ा 640 से 674 इसका मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, और किसने बनवाया, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट में। कौन सी शैली, मामल्य शैली में बना। कौन सी, मामल्य में शैली में बना। अब देखिए, ये तो हो गया। दूसरा कौन सा है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर कब बना, ये 674 से 800 के बीच में बना। इसी यहीं पे 800 कर दीजिए तो ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये 674 से 800 ईसा पूर्व के मतलब ईसा के बीच में बना। इसका कौन सा निर्माण करवाया था, कौन, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिनको राज सिंह बोला जाता है। तो ये नरसिम्हा वर्मन सेकंड इन्होंने इसका निर्माण करा, जिनको राज सिंह बोला जाता है। तीसरा है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब कौन करवाया था, राज चोल। ठीक है, चोल शासक राज ने करवाया था। राज, ठीक, एक मिनट, राज ने इसका निर्माण करवाया था, चोल शासक था। बृहदेश्वर मंदिर का कब हुआ था, 1004 से 1009 के बीच में हुआ था। गंगकोंड चोलापुरम, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण राजेंद्र ने करवाया था। चोल शासक राजेंद्र ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ये राजेंद्र बहुत महान शासक थे, चोल शासक राजेंद्र। इन्होंने कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का राज ने करवाया था। ये कब करवाया गया था, इसको याद रखेंगे, 1012 से 1044 ईस्वी। अब देखिए, सबका लिख दिया हूँ। ये कौन सा है, ये जो इतना दिख रहा है यहाँ पर लिख देता हूँ, 674 से 800 के बीच में इसकी देखिए। और सप्त पैगोडा 640 से 674 के बीच में, ये इसको देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर गंगकोंड चोलपुरम 1012 से 1044 राजेंद्र ने निर्माण किया था। बृहदेश्वर 1004 से 1009। तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा आएगा, सप्तपैगोडा आएगा, इसके बाद महाबलीपुरम, इसके बाद बृहदेश्वर आएगा, लास्ट में गंगकोंड चोलपुरम। तो आपका कालक्रम व्यवस्थित हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका अरेंज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर
कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से कौन सी संस्था संबंधित थी? तो कौन सी थी? नाना देश ही थी। ठीक है, नाना देश और मणिग्राम। ठीक है, ये दोनों कौन से थे? विदेशी व्यापार से संबंधित थे। ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों को, ये दोनों ही थे। ठीक है, और जो आपका लोक सेवा आयोग ने माना है, जो चाहे ये लगाया होगा जो भी, क्योंकि जब आंसर की आई थी, जो नाना देश लगाया था उसका भी, उसको भी नंबर मिल गए पूरे, और जो मणिग्राम जो लगाया था उसको भी नंबर मिल गए। तो ऐसा याद करिए कि आप दोनों में ही अगर कंफ्यूज रहें तो एक लगा देंगे, तब भी आपका नंबर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? दोनों ही होगा। जो सी एंड डी किसी भी एक को लगाया था, क्योंकि दोनों तो लगा नहीं सकते वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या है, नंबर मिल गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। अब मध्यकालीन इतिहास का आया है, तो ये बताइए अदीना मस्जिद कहाँ है? तो अदीना मस्जिद कहाँ है? तो अदीना मस्जिद कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये तो आपका मांडू गलत है, ये पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। ठीक है, लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ है? तो लाल दरवाज़ा मंदिर जौनपुर में, याद कर लीजिए। दाखिल दरवाज़ा कहाँ है? तो ये गौड़ में है। ठीक है, गौड़ में है दाखिल दरवाज़ा। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है। तीन दरवाज़ा कहाँ है? तीन दरवाज़ा, तीन दरवाज़ा कहाँ है? अहमदाबाद में। तो ये भी आपका सही है, तो ये वाला आपका गलत था, पहला वाला। ठीक है, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर शाह ने 1360 के आसपास करवाया था। किसने? सिकंदर शाह ने। तो अभी आपका जब पेपर बनेगा, हो सकता है एक दो उठा के इसी में से दे दे। ठीक है, कि लाल दरवाज़ा कहाँ है, वो दरवाज़ा दाखिल दरवाज़ा कहाँ है, ठीक है, या तीन दरवाज़ा। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। हाँ, सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? ठीक है, तो आपका ये पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, मतलब रीजन और सेशन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये संस्कृत में लिखी गई है और शौकीन सूफी संत संगीत सभाओं के शौकीन थे, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो यहाँ पर सही तो दोनों हो जाएगा, लेकिन मतलब इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलते यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर रियासत दिया गया है, स्टेट और रूलर, तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो देवगिरी के शंकर देव एकदम सही है। ठीक है, वारंगल के कौन है? तो वारंगल के रामचंद्र देव देवगिरी के थे, ना कि वारंगल के थे। वारंगल के प्रताप रुद्र देव की बात याद रखेंगे। ठीक है, प्रताप रुद्र देव। अब देखिए होयसाल के तो वीर बल्लाल एकदम सही है। मदुरै के वीर पांड्या, तो ये भी सही है आपका, ये भी बी वाला आपका गलत है। ठीक है, वारंगल का प्रताप रुद्र देव शासक थे। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा? ध्रुवदास भगत नामावली, ध्रुवदास कहाँ है? भगत नामावली, ये सही है। नाभादास कह रहे हैं, नाभादास भक्त माल, ये भी सही है आपका। रस खान, तो रसखान का बताइए। तो रसखान रसिक प्रिया नहीं है, रसिक प्रिया केशवदास हैं। ठीक है, रसिक प्रिया केशवदास है। रसखान का कौन सा है? प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका इनका है। उस्मान चित्रावली। अब देखिए रसिक प्रिया किसका है? केशवदास। ठीक है, केशवदास का रसिक प्रिया है। ठीक है, और रसखान का प्रेम वाटिका है, रसखान का प्रेम वाटिका। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मध्यकाल भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह है। तो चकला शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है? तो चकला शब्द क्या था? यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था।
याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते थे? परगना के अंतर्गत आते थे। मतलब यह लेकिन यह थोड़ा सा समनार्थी नहीं था, अगर कह सकते हैं कि यह समनार्थी था या नहीं। सूबा और परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समनार्थी नहीं थे। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा चकले के बारे में, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? महान अनगा ने करवाया था। अब देखिए, महान अनगा क्या थी? जब अकबर छोटा था, ठीक है, मतलब अकबर छोटे थे, तो ये क्या हुआ? उनकी संरक्षिका थी ये महान आगमा, ठीक है। ये इनका इसका निर्माण खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कब करवाया था? लगभग 1561 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो याद रखिएगा डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे कोड का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद। ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हैं, प्लीज़ उनको एक बार सबको लिख के याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए, ये 2018 का पेपर है, 2022 या 23 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, आपको बताना है कौन सा कब था, ठीक है। तो पहले कह रहे हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन कब से था? तो मोहम्मद शाह का शासन कब से था? ये 1719 से 48 के बीच में इसका शासन था। अब मैं पूछूं जहांदार का शासन कब से था? 1712 से 13 के बीच में इसका था, किसका? जहांदार का शासन। अब देखिए आलमगीर द्वितीय का शासन कब था? तो 1754 से 1759 के बीच में था, ठीक है। अब अहमद शाह का शासन कब था? अहमद शाह का शासन 1748 से, ठीक है, 1754, मतलब ये जो आलमगीर इसके बाद आया था, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए। इसी से मतलब अगर याद रखेंगे तो आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अहमद शाह का 48 से 54 के बीच में, अहमद शाह के बीच बाद आलमगीर द्वितीय आया था। आलमगीर 1754 से 59 के बीच में रहा था। और ये जहांदार शाह पहले ही आ गया था 1712 से 13 के बीच में। और मोहम्मद शाह जब फर्रुखसियार के बाद यही आया था, मोहम्मद शाह 1948 के बीच में, 1719 से 1748 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? जो मराठा सुरक्षा करते थे उनका एक मतलब उन किस प्रकार से अगर सुरक्षा करते थे वो क्या लेते थे? तो याद रखिएगा, वो क्या लेते थे? चौथ। सुरक्षा के नाम पर वो चौथ का वसूल करते थे। सुरक्षा करते भी थे, ठीक है, किसी बाहरी आक्रमण से। अब दो प्रकार के ये राजस्व वसूलते थे, एक चौथ था और एक था सरदेशमुखी। यही दोनों बार बार पूछा जाता है। कौन सा? सरदेशमुखी और चौथ। अब देखिए चौथ क्या था? चौथ क्या था? ये सुरक्षा के लिए वसूला जाता था। कितना? जैसे आप 100 रुपये है तो उसका 1/4 ले लेते थे। तो 1/4 मतलब लगभग 25 रुपये। 100 रुपये में 25 रुपये क्या होता था? ये मराठों को देना पड़ता था। और एक सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी किस लिए? तो ये सरदेशमुखी ये मराठा मानते थे ये उनका अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार था, इसको इसलिए वसूलते थे। अब इसमें जैसे 100 रुपये है उसमें 1/10, ठीक है, 1/10 ले लेते थे, मतलब 10 रुपये। 100 रुपये में 10 रुपये सरदेशमुखी के रूप में देना पड़ता था और 100 रुपये में 25 रुपये चौथ के रूप में देना। जो कि चौथ लिखा गया तो 1/4 कर दीजिएगा 100 में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सुरक्षा के लिए अगर था तो ये चौथ था। अगर वैसे उनका कानूनी अधिकार था तो 10 सरदेशमुखी। देश मतलब 10 से यहाँ लिख दीजिएगा 1/, कैसे याद करेंगे? सर देश लिख दीजिएगा, सर देश, देश मतलब 10। यहाँ अगर या दा पे एक मात्रा मत चढ़ाइए, वो 10 है ना, तो 10 अगर पूछा जाए कि सरदेशमुखी कितना टैक्स लगाया जाता था सरदेशमुखी में, तो 1/10 लगाया जाता था। चौथ तो 1/4 लगाया जाता था, ठीक है। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इतना ही हम स्लो पढ़ाते हैं। थोड़ा सा अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो स्पीड तेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है।
अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से आया क्वेश्चन, पूछ रहा है कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया था। संभलपुर की बात कर रहा है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है। संभलपुर, संभलपुर सुरेंद्र शाही एकदम सही सुमेलित हैं। गंजाम, ठीक है, राधा कृष्ण दंड सेना, ठीक है, गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कश्मीर, कश्मीर में कौन थे, तो कश्मीर में गुलाब सिंह थे। ओके, गुलाब सिंह कश्मीर से लड़े थे। अब लखनऊ से, लखनऊ सबको पता होगा, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। अब यहाँ जो लियाकत अली दिया है तो ये इलाहाबाद से लड़े थे। इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन थे, ये लियाकत अली, ठीक है। तो ये देखिए कितना आपको याद हो गया। संबलपुर से पूछे तो सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली। ये इतना याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये विद्रोह बताइए, कौन कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में, एकदम सही है। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में, एकदम सही है, ठीक है। खासी विद्रोह कब हुआ था, तो खासी विद्रोह कब हुआ था, खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। तो यहाँ पर डी वाला आपका गलत है, ठीक है। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इनको भी क्रोनोलॉजिकल आर्डर में अरेंज करिए, घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो कौन कब हुआ, ठीक है। अब वुड्स का घोषणा पत्र कब आया था, तो ये आया था 1854 ईस्वी में, ठीक है। हंटर आयोग, हंटर आयोग कब, 1882 में, ठीक है, 1882 में। सैंडलर आयोग 1917 में, याद रखेंगे, सैंडलर आयोग 1917 में। सर्जेंट योजना 1944 में, ठीक है। तो ये इन सबका क्रम याद कर लीजिए। हंटर 1882 में, सैंडलर 1917 में, वुड्स का घोषणा पत्र 1854 में, ठीक है, सर्जेंट योजना 1944 में, ठीक है। चलिए आप लगा लीजिएगा कौन कब आया, लेकिन यही है आपका, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पहला क्वेश्चन कैसा, ठीक है, कथन कारण है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। पहला कथन यही कह रहा है। दूसरा कारण 1946 में गठित अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो ये तो दोनों ही सही है, क्योंकि जब 1946 में अंतिम सरकार का गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो ये भी आपका सही है। अब कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि आप कहीं पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे कि मुस्लिम लीग ने मतलब स्वीकृति दे दी थी 1946 में। तो बात ऐसी है, जानते हैं क्या है, जब 24 मार्च 24 मार्च 1946 में, 24 मार्च 1946 में कौन आया, कैबिनेट मिशन आया। इसके मतलब सदस्य कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपनी स्वीकृति दे दी थी। पहले क्या हुआ, कोई चीज़ जैसे आप ही कुछ चीज़ करते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप उसको स्वीकृति दे ही देते हैं, बाद में कुछ सोचते समझते हैं कि ये सही होगा हमारे लिए या नहीं सही होगा, बाद में वापस ले लेते हैं, ठीक है, कि हम अब ये स्वीकृति नहीं। तो ऐसे ही मुस्लिम लीग ने ही किया, पहले इन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में क्या है, अपनी स्वीकृति वापस ले ली, ठीक है। अपनी स्वीकृति क्या किए, ये वापस ले लिए। तो ये हो गया। दूसरी क्या हुई, जब ये स्वीकृति वापस ले ली तो उन्होंने एक वो दिवस मनाया। कौन सी दिवस मनाया, सीधी कार्रवाई का दिवस। अब ये पूछा गया है आपके पेपर में कि ये सीधी कार्रवाई का दिवस
कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को कौन सा सीधी कार्रवाई का दिवस। अब देखिए इसी में दो कंट्राडिक्ट आपको आ गया कि मुस्लिम लीग ने एक बार स्वीकार किया, एक बार वापस ले लिया कि हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा इसमें कह रहा, आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग तो इसमें शामिल नहीं हुई थी। देखिए इसमें भी आपका वो है, क्या 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। जो ये किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के। कब? 24 अगस्त, याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में जब अंतिम सरकार गठित हुई थी, इसमें लीग शामिल नहीं थी। परंतु 26 अक्टूबर 1946, क्या है, 26 अक्टूबर 1946 को ये मुस्लिम लीग, ठीक है, याद रखेंगे मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये जब ये शामिल हुए तो सहयोग करेंगे, नहीं, ये सहयोग करने के लिए शामिल नहीं हुए। इनका एक ही मोटो था कि पाकिस्तान की मांग करना, उसके लिए लड़ना। जैसे क्या था, स्वराज दल गठित हुआ था तो वो उनका क्या मोटिव था कि उनको कार्रवाई करने से रोकना, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट बिल पास करती है, अंग्रेज बिल पास करते थे, उनका विरोध करना, उनको रोकना। इसी इसी को देखते हुए, मतलब क्या सीखे होंगे, इसी से स्वराज पार्टी से ही सीखे होंगे कि वो क्या किए कि वहाँ मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं, वो सॉरी कैबिनेट मिशन में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद हम विरोध करेंगे, पाकिस्तान की मांग का हमेशा आगे रखेंगे, ठीक है, और सरकार की कार्यवाही का विरोध करेंगे हर एक चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए मुस्लिम लीग शामिल हुई। ये मत सोचिएगा कि ये सहयोग करने के लिए शामिल हुई थी मुस्लिम लीग, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी, सहयोग नहीं थी। इसीलिए हमेशा आप कंफ्यूज होते होंगे कि कैबिनेट मिशन को ये अपनी स्वीकृत वापस ले ली थी, तो पहले दी थी, बाद में वापस ली थी। और जो शामिल होने की अगर बात करें तो ये पहले शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में क्या हुई, ये सब शामिल हुई। किस लिए? क्योंकि ये काम नहीं करने देना चाहते थे और हमेशा पाकिस्तान की लड़ाई, इनका स्वार्थ है क्या था, एक पाकिस्तान की मांग की लड़ाई करना, ठीक है। तो ये दोनों आपका है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए और कथन आर दोनों सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। मैं आपसे पूछूं कि कैबिनेट मिशन प्लान को दी गई स्वीकृत स्वीकार कर ली थी क्योंकि अंतरिम गठन सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी? ऐसा कोई नहीं है। उनका एक ही मोटो था, क्या मोटो था कि पाकिस्तान की बार बार मांग करना, ठीक है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? किसने अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनय दामोदर सावरकर ने, ठीक है, विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। अब देखिए अभिनव भारत जो ये था अभिनव भारत समाज, ये प्रारंभ में क्या था, ये प्रारंभ में इसका नाम था मित्र मेला। 1899 में यह मित्र मेला नाम से स्थापित हुई थी, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अभिनव भारत समाज कर दिया गया, ठीक है। याद रखिए अभिनव भारत समाज, तो याद रखिए पहले मित्र मेला, बाद में इसका अभिनव भारत समाज। अब आप पूछेंगे ये भगत सिंह का रिलेटेड कुछ मतलब संस्था थी? तो हाँ, भगत सिंह से रिलेटेड एक संस्था थी, भारत नौजवान सभा, ठीक है। याद रखेंगे भारत नौजवान सभा, नौजवान सभा। अब पूछेंगे ये कब फॉर्म हुई थी? ये कब फॉर्म हुई थी? 1926 में ये फॉर्म हुई थी, भारत नौजवान सभा। वरिंद्र कुमार घोष के बारे में याद रखिएगा, इनके बारे में कि वरिंद्र कुमार घोष की एक संस्था थी युगांतर, ठीक है, याद रखिएगा युगांतर। ये कब फॉर्म हुई थी? 1906 में फॉर्म हुई थी। कब? 1906 में यह फॉर्म हुई थी। तो ये भी पूछता है बार बार, ये भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया? ठीक है, मतलब क्या कह रहा है क्योंकि अत्यधिक अल्पसंख्यक, ठीक है, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था। तो ये किसने कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन था।
ठीक है, ये कौन था? लॉर्ड डफरिन। जब ये फॉर्म हुआ था कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जब बनी थी उस समय का यही आपका वायसराय था भारत का, ठीक है। इसी ने, ये कब से कब वायसराय था? 1884 से 1888 तक यह वायसराय था भारत का, और 1885 में ये कांग्रेस फॉर्म हुई थी, ठीक है। अगर देखा जाए, इन्होंने ही कहा था कि ये कांग्रेस जो है ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंची कल जलप्रपात, ठीक है। कुंची कल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, ठीक है। 455 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब पूछेंगे ये है कहाँ? तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटक में यह पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछेंगे किस नदी पर है? तो ये वराह नदी पर है, ठीक है, वराह नदी पर, ठीक है। तो ये किस नदी पर है? वराह नदी पर। अब जोग जलप्रपात के बारे में याद रखिए। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? ये जोग जलप्रपात कर्नाटक में ये भी है। किस नदी पर? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर है, ठीक। किसकी ऊंचाई? 255 मीटर है। इसको गोरसप्पा, ठीक, गोरसोप्पा, याद रखें, गरसोप्पा अगर पेपर में आ जाए तो ये बताइएगा, गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा? कुंची कल जलप्रपात, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ये आपको बताना है। तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद किसका नंबर आता है? आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश का 973 किलोमीटर है। गुजरात का 1214। अगर पूरा देखा जाए, राज्य केंद्र शासित मिला दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा किसका है? अंडमान निकोबार का है, ठीक है। लगभग 1900 पड़ जाता है इसका, ठीक है। ये तो 1200 ही है, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ राज्य पूछा है, तो यहाँ पर गुजरात होगा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश होगा, तीसरे पे तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु का 960 किलोमीटर है, सिर्फ 13 किलोमीटर का अंतर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद किसका? केरला का है, 569 किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई 7515 किलोमीटर है, ठीक है। ये 7515 आप जो दिख रहा है, ये द्वीपों को भी मिलाया गया है इसमें, द्वीप समेत कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये 7515, ठीक है। 5000 सिर्फ अगर द्वीप छोड़ दिया जाए, सिर्फ अगर मुख्य भूमि देखा जाए तो लगभग 5000 मुख्य भूमि की है, ठीक है। लेकिन 2000 किसकी है? ये द्वीपों को भी मिला लिया जाता है, ठीक है, तब बन जाता है 7515 किलोमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है। अब देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत में कुल कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा से मिलते हैं, ठीक है। तो ये 9 राज्य हैं, ठीक है। कितने हैं? 9 राज्य हैं। बस इतना फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? किसका विस्तार है? प्लेस्टोसीन अथवा योम अभिनव जमाव, रिसेंट डिपॉजिट है प्लेस्टोसीन, ठीक है। सी वाला आपका सही है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो गोदावरी जो है, ये कावेरी जो है, और कवाम नदी है, ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। लेकिन जो आपका ये ताप्ती नदी है, तो यहाँ पर सतपुड़ा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मलताई नामक एक स्थान है, वहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। यहीं से क्या निकलती है? यहीं से निकलती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी या तापी नदी निकलती है, और यह वरंस घाटी में रिफ्ट वैली में प्रवाहित होते हुए, पूछा जाता है रिफ्ट वैली में कौन कौन सी नदियाँ? नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियाँ रिफ्ट वैली में प्रवाहित होते हुए कहाँ पर जाती हैं? ये जाती हैं अरब सागर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये ताप्ती नदी
ये इधर से नहीं, मतलब अगर यहाँ से होती वो तो हो सकता है यहाँ आ जाती, लेकिन ये यहाँ आ जाती, लेकिन ये सतपुड़ा शिरडी से बीच से ही निकलती है, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? ये गोदावरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये याद रखें, कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, राज्य पूछ रहा सबसे ऊंची चोटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि केरला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप किसमें कंफ्यूज होंगे? हो सकता है दोदा बेटा नन्ना अन्ना मुदी में कंफ्यूज हो। तो केरला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। ठीक है, अनाई मुडी केरला की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की बहुत बार पूछा जाता है सारामती। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, सारामती। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तमिलनाडु की दोदा बेटा है, तो तमिलनाडु की दोदा बेटा ये याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कैसे याद रखेंगे केरला में का दोदा बेटा नहीं है तमिलनाडु का? क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में डा आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में डा आ रहा है, तो दोडा अगर कहे तो तमिलनाडु आ जाएगा, अगर केरला कहे तो अनाई मुडी आ जाए, मुदी आ जाएगा। इसको मुदी पढ़िएगा, मुडी नहीं पढ़िएगा, अनाई मुदी आ जाएगा। ठीक है, केरल का। नागालैंड का सारामती ये सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट। ये मैं मिलाता नहीं क्योंकि मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसलिए मैं आपका यहाँ पर समय नहीं लेता। ठीक है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है या कथन संबंधित है? तो जो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन किसका है? तो यह किसका सूचक है? ये कोपेन का सूचक है। कोपेन ने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, कब? 1900 में प्रस्तुत किया था कोपेन ने जलवायु से संबंधित इस कथन को। अब देखिए, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है इसमें बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 चारों हम पढ़ते हैं पहले। ब्लैक सॉयल इज लोकली कॉल्ड रेगुर। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो एकदम सही है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी कुछ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कपास होता है इसलिए कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। केप्स के अनुसार जो रेगुर होता है, रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। तो हाँ, परिपक्व मिट्टी है ही है, क्योंकि कहाँ से निकली है? ये लगभग आधा ये ज्वालामुखी विस्फोट से ही ये इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस मिट्टी का तो याद रखिए, जब विस्फोट है इतना मतलब जला है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आप परिपक्व हो ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पसीने को आप जला रहे हैं। तो क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो ये भी एकदम सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी में कहते हैं आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, ये एक सही है। ठीक, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो एकदम गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये आपका मध्य क्षेत्र में, चाहे आप गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें, ये इस रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरला इसी क्षेत्र में ये अधिकता में पाई जाती हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी हिमालय में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसमें धारण करने की उच्च क्षमता होती है, नमी धारण करने की, परिपक्व मिट्टी है और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और ये इस गुजरात, महाराष्ट्र, केरला के एरिया में पाई जाती है। डी वाला सही होगा। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? मृदा से कौन सा संबंधित है? तो मृदा से कौन सा संबंधित है? ईडेफिक। ईडेफिक मृदा से संबंधित होता है। अब बताइए क्लाइमेटिक क्या होता है? क्लाइमेटिक मौसम या जलवायु से संबंधित, ये क्लाइमेट से बना है तो इसीलिए मौसम और जलवायु से संबंधित क्लाइमेटिक होता है। बायोटिक क्या होता है? जैविक घटक जो होते हैं उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको बायोटिक कहा जाता है। ठीक है,
और ट्रोपोग्राफी क्या होता है? ट्रोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी क्या होता है? ये ग्रह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ट्रोपोग्राफी, जिसमें किसका? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, किसी ग्रह का अध्ययन किया, चाहे वो मंगल, पृथ्वी, सूर्य, वो चंद्रमा या बृहस्पति या किसी भी ग्रह का, क्षुद्र ग्रह, सभी के आकृति का अध्ययन किया जाता है। किसकी? आकृति का अध्ययन किया जाता है कि बृहस्पति कितना बड़ा है, बुध कितना छोटा है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टोपोग्राफी में। इसका ईडेफिक किससे रिलेटेड है? ये मृदा से रिलेटेड है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची और काली मिर्च में सबसे बड़ा उत्पादक केरला ही होगा। देखे हैं, वास्को डी गामा यहीं आया था, कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है, तो यहीं पर से ये क्या लेके गया था? इलायची, काली मिर्च, ये सब लेके गया था और उसको 60 गुना तक लाभ हुआ था। ठीक है, कितने? 60 गुना तक लाभ हुआ था। तो केरला अभी भी एंशियंट से लेकर, मिडवल से लेकर अभी तक यहाँ पर इसका बढ़िया सा, अच्छा सा उत्पादन होता है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। जो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज क्या होता है? पेपर में बहुत बार पूछ लिया गया है कि ग्लोबल विलेज की संकल्पना से क्या आशय है? तो ग्लोबल विलेज की संकल्पना सोशल डेवलपमेंट नहीं, राजनीतिक विकास नहीं, परिवहन और संचार का विकास। ठीक है, तो जब आप कहीं भी, किसी गांव, शहर, कहीं भी अगर परिवहन का और संचार का विकास होगा, तभी वहाँ पर क्या होगा? ग्लोबल आपका डेवलपमेंट होगा। ग्लोबल विलेज क्या कहते हैं? ये ग्लोबल विलेज। ठीक है, ग्लोबल विलेज की संकल्पना अभी कई, अगर मान लीजिए सामाजिक खूब विकास कर, बहुत ज़्यादा विकास कर लिए, या राजनीतिक बहुत ज़्यादा विकास कर लिए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लोगों से दुनिया कटी हुई है, मतलब वहाँ के लोग भी कटे हुए हैं कि मतलब विदाउट इंटरनेट से, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, तो वो ग्लोबल विलेज नहीं कराएगा। ग्लोबल विलेज वही होता है जहाँ पर इंटरनेट और संचार की सुविधा पूर्ण रूप से होती है, जिससे सभी लोग यहाँ से जुड़े और जगह से जुड़ सकें। ठीक है, तो यही दो जोड़ सकता है और कोई नहीं जोड़ सकता। तो परिवहन और संचार इसका ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट होता है विकास का। राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो राज्यों में सड़कों की लंबाई पर भारत में प्रथम पायदान पे कौन सा है? तो अभी आप यहाँ पर महाराष्ट्र है, देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो। ठीक है, तो इसको लिए आप देख लीजिएगा, हो सकता है मे भी, मुझे लगता है महाराष्ट्र ही अभी है, लेकिन हो सकता है कभी उत्तर प्रदेश भी आने वाला था। तो देख लीजिएगा, इसको एक बार मिला लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? क्योंकि वो करंट का था। ठीक है, तो पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कौन है? एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। लियोन मेसी सुने हैं? वहीं फुटबॉलर वहीं से आते हैं, अर्जेंटीना से। ये पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। अब पूछेंगे सवाना कहाँ है? तो सवाना याद रखेंगे, सवाना ये अफ्रीका के घास के मैदान है। ठीक, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। लानोस किसको बोला जाता है? लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस हो गया। पार्कलैंड याद रखेंगे, पार्कलैंड। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा? पार्कलैंड। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी। ठीक है, स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया मतलब जहाँ पर रूस और यूरोप की सीमा मिलती है उसी पे। तो एक स्टेप पार करेंगे तो रूस में चले जाएंगे, एक स्टेप पार करेंगे वे तो यूरोप में चले जाएंगे, एक स्टेप पार करेंगे तो एशिया में चले जाएंगे, मतलब रूस में चले जाएंगे। तो ऐसे स्टेप याद कर लीजिए, यूरेशिया। ठीक है, पार्कलैंड दक्षिण। एक डाउन्स है, डाउन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक जो बीच वाला भाग है, थोड़ा सा डाउन्स है, उसी में जो घास उगता है, इसीलिए उसको डाउन्स कहते हैं। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपका फैक्ट है।
जो डाउन्स आपका घास का वो क्षेत्र है उसमें नमी डाउन्स है, वो डाउन है इसीलिए नदी काफ़ी उसमें जाती है, ठीक है, डाउन्स में, इसीलिए वहाँ पर घास के मैदान की वृद्धता पाई जाती है, इसलिए उस घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, तो इतना याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एक और पूछता है, पुष्टाज घास का मैदान, पुष्टाज, पुष्टाज कहाँ पर है, हंगरी में, ठीक है, हंगरी, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए सोनोरन, तकलामकान, काराकुम, गिब्सन, ये आपका डेजर्ट है, यहाँ पर कंट्री दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, सोनोरन कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनेरन है। तकला मकान ये चाइना में है, ठीक है, तकला मकान कहाँ पर है, चाइना में, एकदम सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, काराकुम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम है। गिब्सन कहाँ है, तो गिब्सन, सिम्पसन, ये सब कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में। जब गिब्सन याद करिए तो सिम्पसन भी याद करिए, अभी गिब्सन पूछा है, कभी सिम्पसन भी पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला आपका गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन। और देखिए हाँ, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति द्वारा डेल्टा बनता है, जैसे ये नदी आती ऐसे ऐसे बन जाता है, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब डेल्टा बन रहा है लगभग पक्षी के आकार का, तो पक्षी का जो पंजा है ऐसे नहीं होता है, ये कौन सी नदी है, तो आपको पता ही होगा कौन सी नदी है, मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी जो नदी है इसका डेल्टा कहाँ पर बनता है, इसका डेल्टा ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है और वहीं पर इसका डेल्टा बनता है। इस नदी की लंबाई कितना है, 3730, ठीक है, मील इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई 3730। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो अगर पूछा जाए कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिसिसिपी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो इटास्का नामक झील से, याद रखेंगे, इटास्का नामक झील से निकलती है, ठीक है, झील, ठीक है, एक लेक है इटास्का, वहीं से ये मिसिसिपी नदी निकलती है और जाके मैक्सिको की खाड़ी में ये गिर जाती है और ये पंजे की आकृति में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, पक्षी के पंजे की आकृति, मिसिसिपी के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा विश्व का आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, कौन निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, तो बताइए कौन सा इसमें है, तो आयोडीन का सबसे अग्रणी उत्पादक कौन सा है, चिली है, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, चिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो दूरी थी सामुद्रिक, पहले क्या ये अफ्रीका है मान लीजिए, ये ऐसे भारत, ये भारत है, तो भारत को ऐसे जाना पड़ता था पूरा यूरोप यहाँ से, लेकिन जब से ये सुएज नहर ये बना है तो भारत क्या होता है ऐसे सीधे यहाँ पहुँच जाता, देखिए इतना छोटा सा और ये पूरा बड़ा सा, ठीक है, केप कॉमोरन से ये सब होते हुए जाना पड़ता था, तो क्या हुआ, कितना दूरी कम हो गया है लगभग, तो लगभग 7000, ठीक है, 7000 किलोमीटर की दूरी के कम हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे कितना, 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में निम्न में से किसका परिणाम है, जो जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि हो रही है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, नहीं किसका परिणाम नहीं हो सकते, मतलब ये कह रहे हैं किसका परिणाम है, प्राकृतिक वृद्धि में निम्न में से किसका परिणाम है, ठीक है, तो परिणाम मतलब क्या क्या कारण है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कारण है, तो कौन से कारण हो सकते हैं, विवाह भी हो सकता है एक कारण, ठीक है, याद रखेंगे विवाह भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कौन सा कारण हो सकता है, क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, ये भी है, तो मृत्यु दर तो होगा नहीं, माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन बाहर चले जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी कहाँ से, ये तो होगा नहीं। अशोधित मृत्यु दर ये भी तो नहीं होगा, तो बी सी गलत हो जाएगा और डी और ए एकदम सही हो जाएगा। जो जन्म दर है बढ़ रहा है, बढ़े बहुत तेज़ी से, और मैरिज भी होगा तब भी जनसंख्या बढ़ेगी, तो ए और डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टि से
सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ठीक है, तो वो कौन सा एक ही राज्य हो सकता है, वो हरियाणा। यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा कमी, मतलब बहुत ज़्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की लिंगानुपात देखिए, बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए, बेटियों की रक्षा की बात की जाए, तो यहाँ पर नाम मतलब हैं लेकिन बहुत ही कम है, सबसे नीचे पायदान पे आता है। कितना है, 879। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर अगर देखा जाए, प्रति 1000 में पुरुष की अगर बात करूं, 879 जो हैं उतनी लड़कियां हैं। सोचिए कितनी कम है। इनको किससे सीखना चाहिए, इनको केरला से सीखना चाहिए, जिसकी अगर आर्थिक दृष्टि देखें तो उतना खराब भी नहीं है, एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और देखिए लिंगानुपात देखें तो 1000 से पारी हो गया पूरा। ठीक है, अब देखिए किसका बात करें, यह हरियाणा का। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना, 931 है। महाराष्ट्र का 929। इन सब से भी सीखना चाहिए कुछ, लेकिन ये सब भी बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारे हैं, 1000 से कम ही है। जो 1000 से ऊपर कर दिया है वो जान लीजिए राज्य अच्छा है। वेस्ट बंगाल क्या है, ये 950 है, तो ये भी अपने आप में ख़राब है, तो यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो महिला साक्षरता दर अगर देखा जाए सब कुछ इसमें कम ही है। ठीक है, महिला की बात नहीं है, सब कुछ इसमें कमी है। तो वो कौन सा राज्य है, वो मतलब ज़िला है राज्य का उत्तर प्रदेश का, तो ये श्रावस्ती ज़िला है। श्रावस्ती ज़िले में अगर हम बात करें कि महिला साक्षरता, तो देखने में ही थोड़ा सा लगता है क्या यहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, प्रशासन शासन के द्वारा 34.8% है महिला साक्षरता। अगर मैं बलरामपुर की बात करूं तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, 8.43 ठीक है परसेंट है। ठीक है, इन सबको केरला एक बार भेजा जाए, यहाँ के जो शासक प्रशासक हैं उनको दिखाया जाए कि किस प्रकार से ये साक्षरता ये बढ़ती है, महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता, कोई भी साक्षरता। अब देखिए बहराइच का कितना है, तो बहराइच भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, ये भी इन्हीं के दोस्तों की तरह काम कर रहा है, 39.2। ठीक है, रामपुर में थोड़ा सा सही है, हल्का सा सही है, बहुत ज़्यादा नहीं सही है। ठीक है, मतलब 100% में 10% ही सही है रामपुर। ठीक है, तो इन सबको ठीक है, तो कहीं टूर बाहर का करवाना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ के जो विधायक या सांसद हैं इनको कहाँ भेजना चाहिए, फॉरेन कंट्री भेजना चाहिए, वहाँ से सीख के आए, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, यहाँ से सीख के आए किस प्रकार से साक्षरता बढ़ाई जा सकती है। देखिए कभी कभी सुने होंगे कि जो नेता हैं वो विदेश जाते हैं, तो आधे नेता मतलब बहुत नेता तो खुद काम से जाते हैं, लेकिन कुछ नेता जो होते हैं सही नेता, क्योंकि ऐसा नहीं जो माइंड में अगर मैं नेता की बात करता लीडर की बात करूँ सब खराब ही होते हैं, नहीं अच्छे भी लीडर होते हैं। ठीक है, हमेशा दिमाग में ये मत रखा करिए जब मैं नेता की बात करूं तो खराब ही होते हैं। नेता कोई चीज़ ना 100% खराब होती है ना 100% अच्छी होती है। तो जो नेता अच्छे होते हैं वो बाहर इसी पर्पज़ से जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। जनगणना निम्न राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात पूछ रहे हैं न्यूनतम है। तो ये भी यहाँ भी हम टॉप करे हैं, मतलब हरियाणा वाले टॉप कर दिए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना। अब देखिए अगर ग्रामीण और शहरी की देखा जाए तो ग्रामीण में 835 है और शहर में तो और हालत इनकी ख़राब है, 832 है। ठीक है, तो 835 832। 2011 की जनगणना में राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 15,53,00,000 है। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती हैं, तो ये ग्रामीण के मामले में टॉप कर रहे हैं। कौन, उत्तर प्रदेश के लोग ग्रामीण के मामले में टॉप कर रहे हैं। अगर शहरी के मामले में देखा जाए तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, शहरी के मामले में महाराष्ट्र ने टॉप किया। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र है 2011 की जनगणना के अनुसार।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? थोड़ा सा इसमें ट्रिक में बता देता हूँ, हो सकता है ना भूलें, ठीक है। तो देखिए, अब ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि न्याय कितने प्रकार की है, तो न्याय में कितने वर्ड आ रहे हैं? देखिए, न्याय, यह 3 वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 या लिख दीजिए। देखिए, बस पहला ही आप सर्च कर दिए। अब देखिए क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में 1 2 3 4 5, 5 वर्ड आ रहे हैं ना, तो 5 लिख दीजिए बस। समानता, समानता में तो समानता मतलब यहाँ पे 2 ही मतलब ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4 है लेकिन इसमें 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 समानता है। तो कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की समानता है, ठीक है। कौन कौन सी? एक प्रतिष्ठा की समानता होता है, एक अवसर की समानता होता है। कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होता है, ठीक है। और क्या है? भ्रातृत्व। भ्रातृत्व कितनी है, याद रखिएगा, भ्रातृत्व। तो इसमें बंधुता आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें बंधुता आ जाता है, मतलब भाई भाई सब है, ठीक है। कौन सा? स्वतंत्रता। अब देख लीजिए न्याय कितने प्रकार का होता है, तो न्याय 3 प्रकार का होता है। प्रेम्बल में न्याय को 3 प्रकार से बताया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से न्याय प्रेम्बल में बताया गया? एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में आर्थिक न्याय नहीं बताया गया है, ठीक है। सॉरी, डीपीएसपी में नहीं, फंडामेंटल राइट में। क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्थिक न्याय इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट में आर्थिक न्याय देंगे तो वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर मैंने कहा कि हमको किसके जितना अंबानी है उतना अमीर बनना है, ये मेरा मैं गवर्नमेंट से कहूँ कि हमारा अधिकार है कि जितना अमीर अंबानी है, जितना रिच अंबानी है उतना रिच हमको भी बनाया जाए, तो क्या हुआ, ये मेरा फंडामेंटल राइट होगा। तो इसीलिए अब क्या गवर्नमेंट हमको थोड़ी बना देगी कि आप जितना अंबानी है उतना आप भी बनिए, क्योंकि ऐसा नहीं गवर्नमेंट करना चाहती, मतलब करना क्या, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल राइट में इसको नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट में इसको रखा जाता तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे, ठीक है। इसीलिए आर्थिक न्याय की अगर बात करें तो ये फंडामेंटल राइट में नहीं बताया गया कहीं भी, ठीक है। वहाँ पर ये कहाँ पे बताया गया है? डीपीएसपी में बताया गया है आर्थिक, क्योंकि डीपीएसपी में आप जैसे कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर रही है आपकी, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट हमें, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कोई चीज़ आपको दे या ना दे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आपको प्रदान करें या ना प्रदान करें, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उस पर आप कोई मतलब फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट में वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो क्या है? स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती। अभी हमने कितना क्या बता रहा था? न्याय बता रहा था मैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रेम्बल में न्याय होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। विचार की अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम संस्थानात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? संस्थानात्मक सरकार, ठीक है। अ पार्लियामेंट्री फॉर्म और गवर्नमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन व्हिच कंट्री? तो कब, कहाँ पर? ये यूके, ब्रिटेन में सर्वप्रथम ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये देखिए एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, पॉलिटी से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। भाग 2, भाग 2 में हमें किससे मिलती है? नागरिकता से मिलती है। भाग 2 एक बार अनुच्छेद भी पूछ लिया गया था आपके पेपर में।
5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में हमको बताता है। ठीक है, किसके बारे में? नागरिकता के बारे में हमको बताता है 5 से 11। अब कैसे याद करेंगे, हो सकता है आप कभी भूल जाएं, तो यहाँ पर लिख दीजिए नागरिकता। ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं नागरिकता। यहाँ पर लिख दीजिए सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। अगर इसको आप काउंट करेंगे तो ये 11 होता है, इसको आप काउंट करेंगे ये 5 होता है, तो 5 से 11 बस यही याद कर लीजिए। हिंदी से स्टार्ट करिए, इंग्लिश तक चलिए। वर्ड कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ड आ गए, 11 लिख दीजिए। इसमें 5 है तो 5 से 11। पार्ट किस में आता है? पार्ट दूसरे में आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो किस में विभाजित? तो ये समाजवादी कुछ होते हैं नीति निर्देशक, कुछ उत्तर बौद्धिकवादी होते हैं, और कुछ गांधीवादी होते हैं। गांधीवादी जैसे आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 40, ये गांधीवादी आर्टिकल माना जाता है। तो ये ABC ये तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी। तो जो आपका DPSP है ये इतने प्रकार में सामाजिक उदारवादी, ठीक है, लिबरल और गांधीयन, मतलब जो इनके सुझाव थे गांधी जी के, ठीक है, उस सबको रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? कह रहे हैं राष्ट्रपति को अपदस्थ करने की कार्यवाही प्रारंभ करना। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदस्थ करने की कार्यवाही करना। एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु संतुष्टि करना। ये अनन्य शक्ति है। ठीक है, ये आपका सही है, उपरोक्त में से कोई। अब देखिए ये वाला क्या है? अब देखिए ये वाला क्या है? हम सी वालों को ही क्यों किए? क्योंकि ये भी राज्यसभा कर सकता है, ये भी राज्यसभा कर सकता है, लेकिन हम सी वालों को ही क्यों कहें? क्योंकि जो ए वाला है आपका ऑप्शन, इसको राज्यसभा लोकसभा कोई भी कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। इसमें बी वाले में क्या है? बी वाले में भी वही है, लोकसभा राज्यसभा कोई। तो ये अनन्य शक्ति थोड़ी हो गई, अनन्य शक्ति हो गई। जो आप कर पाएँ वो कोई ना कर पाए। शक्तिमान के पास जो शक्ति है, जूनियर जी के पास जो शक्ति थी, वो किसी के पास नहीं शक्ति थी, तो वो अनन्य शक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, पुराने जो सीरियल थे कितने अच्छे आते थे। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो बताइए कितने। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अब 60 दिन क्या किए? आप गए ही नहीं, absent रहे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? आपको क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि आप स्कूल में अब नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये 60 दिन। ठीक है, 60 दिन क्या है? अगर किसी सांसद को अयोग्य घोषित करना है तो वो 60 दिन तक ना जाए, वो खुद ही अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख जाए 60 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? वो विधान परिषद। राज्यसभा मत लगाइएगा। ठीक है, राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर विधान परिषद, इसको भंग भी मतलब भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे। राज्यसभा, राज्यसभा को समाप्त नहीं किया है। राज्यसभा अगर समाप्त हो जाएगी, संसद का 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो संसद बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन विधानसभा, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो विधान परिषद है। ठीक है, विधानसभा नहीं था। लोकसभा में कितने केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? जैसे लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये कितना हो सकता है? 20। अगर जब 552 कहता है,
ठीक है, क्योंकि अगर लोकसभा की अधिकतम संख्या देखा जाए तो अगर 552 अगर होती, ठीक है, तो कितनी हो सकती थी, तो ये 20 हो सकती। लेकिन अगर अभी देखा जाए, अभी कितने होता है, 543 पर वोट होता है। 543 पे यहाँ पर 15 होते थे पहले, ठीक है, वो अभी क्या इससे पहले जो अभी दो एंग्लो इंडियन हट गए हैं, तो 545 पे, ठीक है, याद रखिए 545 पे। लेकिन दो एंग्लो इंडियन हटने से 543 पर ये निर्वाचित होता है। तो 543 में 530 क्या होता है, 530 ये इसमें राज्यों से आते हैं, और जो 13 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है। 543 में 530 अगर देखा जाए तो 530 कहाँ से आते हैं, 530 राज्य से, 13 ये केंद्र शासित प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाह, कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। कब ये गठित हुआ, 1953 में। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य इसको बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि एक कार्यकर्ता थे पट्टू श्री रामालू का निधन हो गया था। इसके बाद बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया था, ठीक है, पहला राज्य। सरकारिया आयोग की संस्तुतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सरकारिया आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन है। अब सरकारिया कमीशन रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। किससे, सेंटर स्टेट रिलेशन से। अब पूछेंगे ये कब समिति बनी थी, कि कब फॉर्म की गई थी। तो ये कब फॉर्म की गई थी, तो ये 1983 में फॉर्म की गई थी। आपके पेपर में क्या पूछा गया था बता दे रहा हूँ। एक बार पूछा गया था कि इस समिति में कितने सदस्य थे। तो एक जो हेड थे वो सरकारिया थे, दो और इसमें सदस्य थे, ठीक है। वो जो इस सरकारिया, क्या इनका पूरा नाम, सरकारिया जो है इनका पूरा नाम है क्या, आर एस सरकारिया, ठीक है, आर एस सरकारिया इनका पूरा नाम है। और इनमें दो और सदस्य थे, उन दो सदस्य का नाम है बी शिवरामन, ठीक है, बी शिवरामन, ठीक है, शिवरामन एक लोग का नाम है, और एक का नाम है एस आर सेन, ठीक है, एस आर सेन, बी शिवरामन। यही एक बार पेपर में आपके पूछा गया था। सरकारिया आयोग के दो सदस्य कौन थे, तो सरकारिया के दो आयोग अन्य सदस्य कौन थे, बी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन, ठीक है। और जो आर एस सरकारिया थे इसके अध्यक्ष थे। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, 1983 में बनी थी रिपोर्ट, 1987 में सौंपी गई थी, ठीक है। कब सौंपी गई थी, 1987 में। और जारी कब हुई थी, 1988 में जारी हुई थी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। दूसरी बात याद करिए, इसमें कितनी सिफारिशें की गई थी, तो 247 सिफारिशें आई थी इसमें। कितनी, अंतिम रिपोर्ट में 247। इतना चीज़ें याद रखिए, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब जनहित याचिका, मतलब पीआईएल, ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको नाम कहते हैं, पीआईएल का नाम क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका नाम होता है, जिसको जनहित याचिका भी बोला जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है किसके, कौन मुख्य न्यायाधीश था उस समय, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, पीएन भगवती इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, पीएन भगवती। अब देखिए जनहित याचिका की एक बार पूछा गया था, इसकी अवधारणा या उत्पत्ति या विकास कहाँ हुआ था, तो ये 1960 के दशक में कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में इसका विकास हुआ था जनहित याचिका का। कहाँ पर हुआ था, यूएसए में। अब हमारे यहाँ कब इसको स्वीकार किया गया था, 1979 में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं पीएन भगवती द्वारा एक केस था, कौन सा केस था, हुसैन नारा और खातून वाद में जनहित याचिका को स्वीकार किया गया। तो ये
केस भी आपसे अब पूछेगा। जब टफ बनाना रहेगा तो वो कौन सा केस था, वो कौन सा वाद था जिसमें जनहित याचिका को स्वीकार किया गया, वो कौन सा वाद था? हुसैन नारा, ठीक है, हुसैन नारा, खातूनवाद, खातूनवाद, ऐसे मतलब पूरे यूट्यूब में देख लेंगे, इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हुसैन नारा खातूनवाद केस में जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था, ठीक है। वीडियो अगर ज़रा सा भी लंबा होगा तो क्या करेंगे आप, स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। स्पीड आता ऊपर में, मतलब कितना स्पीड दे सकते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। आधिकारिक भाषा से जुड़े जो प्रावधान हैं, ठीक है, उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो संशोधन के लिए क्या चाहिए? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा इसमें संशोधन कर सकती है। किसके? सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर, व्हिच आर द फॉलोइंग टैक्सेज इज लेबल बाई ग्राम पंचायत, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, इसमें बताइए। तो स्थानीय मेल, सेल टैक्स ये नहीं, बोझ राजस्व ये नहीं, ये तो राज्य सरकार द्वारा, ये भी नहीं। तो स्थानीय मेलों पर जो कर होता है ये किस पे? ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। जैसे नहीं, ये मान लीजिए गांव है, एक ये गांव है, ठीक है, ये अब यहीं से एक रास्ता गुजर रहा है, इसी रास्ते पे क्या हो रहा है, इसी रास्ते पे ढेर सारे मतलब मेले, लोग बाजार लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं। कभी कभी कोई दिन भी होता है मेले का कि आज संडे है, आज वहाँ का बाज़ार होगा, आज मंडे है, आज वहाँ का बाज़ार होगा, आज बिजनेस डे है, आज वहाँ का बाज़ार होगा। तो यही सब मेला होता है। तो उस पर कर कौन लगाता है? ये ग्राम पंचायत लगाता है। कौन सी सूची में रखा गया है? संविधान की 11वीं अनुसूची में, ठीक है। ये ग्राम पंचायत के लिए रिलेटेड कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे, 29 विषय रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? किसके द्वारा HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो HDI UNDP द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया, ठीक है। कब? 1990 में मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किया गया था। इसका श्रेय किसको जाता है? क्योंकि श्रेय भी कई बार पूछ लिया गया है आपके पेपर में। तो किसका? पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। पाकिस्तान ने एक अच्छा ही काम किया, ठीक है, हमेशा उतना अच्छा काम तो नहीं करता, लेकिन इस बार तो अच्छा ही काम कर दिया, ठीक है। महबूब उल हक, ठीक, उल हक, ठीक है। और इंगे कौल, इंगे कौल, ठीक है। तो इंगे कौल, महबूब उल हक, ठीक है, ये मिलके ये महबूब उल हक पाकिस्तान के, ये क्या किए? मानव विकास सूचकांक विकसित किए। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के हैं ये। तो ये UNDP। अब देखिए, कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं है, एक ही है, मनरेगा। मनरेगा कब आया? ठीक है, मनरेगा ये 2 फरवरी 2006 को कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, ठीक है। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्रपुर के अनंतपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया। किसका? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तब इसका नाम मनरेगा नहीं पड़ा था, इसका नाम सिर्फ नरेगा था, ठीक है। मनरेगा कब पड़ा? इसका नाम मनरेगा पड़ा 2009 में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। अब यहाँ पूरी तरह से ये पूरे भारत में नहीं लागू हुआ था। अगर पूरे भारत में अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूरे भारत में ये जो मनरेगा है कब लागू किया गया? तो पूरे भारत में मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया। तो 3 आपको डेट याद रखना होगा। पहला पूछा जाए कि इसका शुभारंभ कब किया गया,
2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, भारत में पूरी तरह से ये कब लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल 2008 को। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? तो 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, ठीक है, आय की विषमता को मापा जाता है। इसको इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, आय की विषमता को मापा जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो कौन सी समिति गठित की गई थी? हासिम समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति गठित की गई थी? हासिम समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। ठीक है, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। पहले योजना आयोग और नीति आयोग करता है गरीबी रेखा का निर्धारण। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि, सस्टेनेबल ग्रोथ है? ठीक है, जो 5 वर्षीय योजनाओं में किसका ध्येय था कि सस्टेनेबल ये ग्रोथ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है किसमें? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका मेन ध्येय वाक्य था कि सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी कुछ इससे मिलता है जुलता ही है। इसमें क्या कहा गया था? तीव्रतम, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाए। तीव्रतम एवं समावेशी, याद रखिए, समावेशी विकास, ये क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना था, तीव्रतर और समावेशी विकास। ठीक है, ये 11वीं था। ठीक है, अगर मैं पूछूं 10वीं क्या था, तो 10वीं था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगर 10th नंबर पर देखा जाए तो यहाँ था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है, बेरोजगारी को समाप्त करना, ये अच्छा, सबसे अच्छा तो यही था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। चलते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया रिलेटेड टू व्हिच आर द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? तो डायरेक्ट किससे? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या करते हैं आप? घर पे आपका चाहे घर मकान हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर डायरेक्ट आप टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इनकम टैक्स। ठीक है, यही है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? बताइए, साइंस का क्वेश्चन है, किसकी ऊर्जा? अब देखिए, चलते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की। एक्स किरणों की ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉन्टजन। चिकित्सा उद्योग में काम आता है ये एक्स किरणें। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम्स रॉन्टजन द्वारा किया गया था? देखिए, यही क्वेश्चन आ गया दूसरी बार। तो एक्सरे मशीन। ठीक है, एक्सरे मशीन के किसका? रॉन्टजन द्वारा किया गया था एक्सरे। ठीक है, किसका? देखिए, वही क्वेश्चन क्या डबल बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है, वही मतलब उसी से रिलेटेड अगर आपको एक्सरे के बारे में पता होगा तो ये भी कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है। तो कौन सा सेमीकंडक्टर है? तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अर्धचालक पदार्थ होते कौन से हैं? सेमीकंडक्टर पदार्थ होते कौन से हैं, ये बताइए। तो सेमीकंडक्टर पदार्थ वो होते हैं अगर उनका ताप बढ़ाते हैं, विद्युत ताप बढ़ाते हैं, अगर उनका ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी उनकी बढ़ती है, और घटाने पर
घटती है, ठीक है। तो वही आपके क्या होते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, बी वाला डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम, एक सेलेनियम भी अर्धचालक होता है, सेलेनियम, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम आप पढ़े होते हैं, सेलेनियम कम पढ़े होते हैं, ये भी अर्धचालक होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। ये तो अच्छा ही होता है, मतलब ये तो मन को शांति ही देता है। तो वृक्ष के पत्तों का सरसराहट, ठीक है। तो अगर आपको मन को शांति रखना है, किसी बगीचे में चले जाइए, थोड़ा सा हवा चल रही हो और वहाँ पर बैठ जाइए, आपको जो वृक्ष के पत्ते की सरसराहट की आवाज़ होगी वो मन को काफ़ी शांति देगी, ठीक है। लगेगा सब कुछ यही है, ठीक है। तो ये क्या है, 20 dB होना चाहिए, ठीक है, 20 dB रहता है। जो प्रकृति जो चीज़ें होती हैं वो हमको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। प्रकृति चीज़ें कभी भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ क्या करती हैं, जब मनुष्य उन सबको विध्वंस करने में लगा रहता है तो उसी का एक नतीजा होता है, फिर वो नुकसान हम सबको, उसका नुकसान हम सब खुद अपने आप करते हैं, ठीक है। मतलब खुद हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, प्रकृति हमको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करती, खुद हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं प्रकृति के थ्रू, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, बताइए किसका वेग अधिकतम होता है। तो किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का। इससे ज़्यादा वेग किसी का होता नहीं, कोई भी लाइट हो तो इससे ज़्यादा वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए, एक दो चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि फुसफुसाहट, एक वर्ड होता है फुसफुस, जैसे दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो उसका कितना होता है, 30 dB होता है, याद रख लीजिए, हो सकता है कभी आ जाए। अगर कमरे में शांत है, बहुत कमरा शांत है, शांत कार्यालय की एक, मतलब जैसे एक कार्यालय है, वहाँ पर लोग अपने कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं बहुत देर, उसका 40 dB होता है, 40 dB होता है, ठीक है। कितना, 40 dB। सामान्य बातचीत में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके कितने, 60 dB होता है, ठीक है, 60 dB। जेट इंजन की पूछा जाता है, 120 dB होता है जेट इंजन की। रॉकेट इंजन की, ठीक है, देखिए जेट इंजन की कम होती है, जो रॉकेट इंजन होता है उसका ज़्यादा होता है, 180 dB होता है, ठीक है। तो फट जाएगा कानून, आदमी पागल हो जाएगा, ठीक है। तो दूर रहता है, थोड़ा सा कम सुनाई देता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग कहाँ पर अधिकतम होता है, इस्पात में, इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है, बताइए मीथेन किससे निकलती और उत्सर्जित होती है। धान के खेत से, केवल धान के खेत से नहीं, तो और भी होता है, दीमक के बमबत्ती से। तो अगर आपको देखा जाए ए और बी दोनों से, धान के खेत से भी, और जो दीमक लगा लेते हैं, बम्बी दीमक वाला, ठीक है, कहीं लकड़ी उकड़ी पे कहीं लगा रहता है दीमक, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से भी मीथेन, और ये धान का जो खेत है वहाँ से अभी धान की क्या चल रही है, बुआई चल रही है, मतलब रोपाई चल रही है, नहीं, रोपाई एक वर्ड होता है, एग्रीकल्चर में आप पढ़ते होंगे, रोपाई, ठीक है, मतलब धान को गाड़ दिया जाता है, तो वो चल रहा है। उसी में से क्या होता है, जब थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा तो वहाँ से क्या, मीथेन निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर मीथेन में किससे किससे निकलती या उत्सर्जित हो, मीथेन निम्न में से किससे, अच्छा वही क्वेश्चन है, ठीक है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है, ये क्वेश्चन बताइए। तो कौन सा है, तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है, मीथेन है, ठीक है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है। अब इसमें क्या होता है आपका, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन हम मीथेन ही क्यों कहें, क्योंकि अगर 100% में 80 से 90% क्या होता है, ये आपका CH4 मीथेन ही होता है, ठीक है। अब ये मीथेन सबसे ज़्यादा में एक दलदली क्षेत्र जो होता है उसमें पाया जाता है। इसे मार्स गैस, अगर मैं पूछूं मार्स गैस, अगर मैं कहूँ मार्स गैस कौन सा है, तो मीथेन आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है, कार्बन नैनो का एक
प्रतिरूप ऐसे कुछ पूछ लिए जाते हैं। ग्राफीन याद रखेंगे, कार्बन नैनो का एक प्रतिरूप होता है। ग्राफीन की खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी? आंद्रे, याद रखेंगे, आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटाइन नो वो, अब देखिए नाम भी इनका वैसे है, कैसे याद करेंगे, स्लो। आंद्रे जीन कॉन्स्टेंटाइन याद रख लीजिए। आंद्रे जीन कॉन्स्टेंटाइन ने ग्राफीन की खोज की थी। ये कैसा ग्राफीन, कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है? इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। कार्बन का यह नैनो रूप होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल ये होता है, ठीक है। हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेज होता है? जैसे धुआं, जब कहीं पे धुआं फैल जाता है वहाँ पर आँखें में थोड़ा सा जलन पैदा होती है ना, तो वो क्या होता है? पैराक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट होता है। कौन सा? पैराक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट होता है, ये पैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, किसने दिया था? तो ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। एनसीईआरटी में लिखा गया है। डीएनए डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए कहते हैं, द्विकुंडलित डी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। इसके लिए इन्हों को 1962 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, ठीक है। कौन सा? नोबल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। अब देखिए, हरगोविंद खुराना के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा। मैं अगर पूछूं आपसे कि भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? भारत के नहीं, भारतीय मूल की जब मैं बात करूं तो यहाँ जाके वहाँ बस गए, ठीक है। तो भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो हरगोविंद खुराना जी थे। हरगोविंद खुराना थे, इनको भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन सबको, वाटसन एंड क्रिक को 1953 में मिला था। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। इसको घटनाओं पर विचार क्या करना है, पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या विचार करना है। उपरोक्त घटनाओं पर पृथ्वी के उत्पन्न होने वाले कालक्रम, अच्छा मतलब इनको बताना है कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो ये हैं, कौन कौन से पहले आए, कौन कौन से बाद में आए, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखते हैं पहले कौन सा आया। तो पहले कौन आया? तो कवच वाले जीव, ठीक है। कवच वाले जीव पहले आए, ठीक है। कवच के बाद कौन से आए थे? कवच के बाद आए थे कीट, ठीक है। कीट इसके बाद आए थे। कीट के बाद खाने वाला कीट को भी आना चाहिए, सरीसृप। सरीसृप जो कीट आएगा, क्योंकि कीट को सरीसृप ही खाता है, उसको सरीसृप आया। अब सरीसृप को स्तनधारी ये मनुष्य भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ खाता है। पहले कवच वाले जीव आए, ठीक है। कवच वाले जीव आए, फिर कीट आए, कीट के बाद सरीसृप आए, सरीसृप के बाद स्तनधारी आए। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसको लगा लीजिएगा, वही आपका अरेंज था। विटामिन सी का कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? बताइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। आंवला, ठीक है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, मौसमी हो गया, ये सब जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का नाम होता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अब पूछ सकता है आपसे कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, आंवले के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? प्रतापगढ़। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी कहाँ? प्लाज्मिडियम्स में पाया जाता है, ये देखिए ये। और गोल्डन चावल विटामिन ए, ठीक है। गोल्डन चावल से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत, अच्छा सॉरी, ट्रोपोस्फियर नहीं, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है।
तभी कहाँ सबका ऐसा सही होगा, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, इसको समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाए, और ये सब सही है। ठीक है, डी वाला इसमें गलत था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली मिर्च, चंपा प्रमुख फलों किसकी किस्में हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सुल्ताना, गुलाबी, काली मिर्च नहीं, काली चंपा है। ठीक है, काली चंपा ये किस मतलब वैरायटी के फल हैं, तो ये किसके हैं, ये अंगूर की प्रजातियां हैं। तो काला अंगूर काले काले नहीं होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर के। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंगूर की प्रजातियां हैं, गुलाबी, सुल्ताना। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर कौन से कीटों से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, कीटों से नहीं प्राप्त नहीं होता है, तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है, रेशम कीटों से, लाख कीटों से प्राप्त होता है, शहद मतलब जो मक्खी मधुमक्खी होती हैं उससे प्राप्त होता है, लेकिन मोती नहीं कीटों से प्राप्त होगी। ठीक है, मोती आपसे कीटों से नहीं प्राप्त होता। मोती क्या है, मोती एक रासायनिक रूप से सूक्ष्म क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, होता है। तो याद रखिएगा ये कौन सा है, मोती नहीं है। चलते हैं देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों में उनकी स्थापना के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। ठीक है, कोलकाता मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो कोलकाता 1875 में हुई थी, याद रखेंगे 1875 में। शिमला की कब हुई थी, शिमला की 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में। पुणे की कब हुई थी, 1928 में हुई थी। नई दिल्ली मौसम मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, नई दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है, 1944 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यही तो आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन में के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो जीवन मतलब वहाँ पर संभावना व्यक्त की जा सकती है, वहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा है, वो मंगल ग्रह है। ठीक है, लाल ग्रह जिसको कहते हैं आप। कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है कौन है, फसली भूमि, क्रॉपलैंड, जो आप धान गेहूँ की खेती कर देखते हैं वो सब मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन एंड बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है, तो ये किस शहर में स्थित है ये बताइए, तो ये किस शहर में स्थित है, जामनगर में स्थित है। क्या है, NCMB। ठीक है, सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन, बी है ना, ये बी, मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो किसके लिए ये प्रसिद्ध है आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपके हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। As a result of global warming, the frequency and severity which of the following are increasing due to global warming। वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी मतलब प्रचंडता या बारंबारता बढ़ जाती है, चक्रवातों की, हाँ सही है, तूफान भी ज़्यादा आते हैं और बाउंडर भी ज़्यादा आते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सभी चीज़ें मतलब होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ये जैसे कभी कभी होती हैं, ये फ्रिक्वेंटली होने और स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा नहीं है, तो ये वनस्पति बाग ये नहीं है, बॉटनिकल गार्डन ये नहीं है, जैवमंडल रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सिक्योर्ड क्रॉप्स है, तो तीनों है ये नहीं है, बी वाला आपका नहीं है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है,
तो ये निम्न में से क्या पैदा करती है बताइए। तो ये ओजोन पर होती है, ठीक है। तो जो पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया है वो अपक्रिया क्या पैदा करती है, ओजोन, O3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखेंगे, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये एम्स्टर्डम है, ठीक है। कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये एम्स्टर्डम कहाँ है, ये नीदरलैंड में है, ठीक है। अब देखिए, कौन द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है। तो कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है, स्मॉग आपका एक द्वितीयक प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश ये प्राथमिक प्रदूषण है। ये स्मॉग क्या है, द्वितीय प्रदूषण होते हैं। द्वितीय प्रदूषण क्या होते हैं, जब प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं विभिन्न वातावरणीय पदार्थों से क्रिया करके एक नया प्रकार का प्रदूषक उत्पन्न करते हैं, तो वो द्वितीय प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे ओजोन भी आपका क्या है, एक द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। पैन भी आपका द्वितीय प्रदूषण है, स्मॉग भी आपका द्वितीय प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ही एक कार्बन डाइऑक्साइड ही, मोनोऑक्साइड वही है, फ्लाई ऐश वही ये प्राथमिक है, ये सब, ठीक है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। मतलब कह रहे हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटेड हाइयर, कहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कोरल रीफ में। तो बी और सी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा आयोग ने क्या किया था, बी भी माना था सही, सी भी माना था सही। तो अगर जो कोई बी भी लगाया होगा, सी भी लगाया होगा, उन दोनों लोग का क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक मतलब तंत्र होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, और कोरल रीफ में भी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम कार्य योजना 2008 में की गई थी। कब, 2008 में, प्रथम कार्य योजना 2008 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी कितना सेट करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है, मरीन, ठीक है, ओशियन सबसे स्थिर है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। इंसिनेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस किसके लिए किया जाता है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ई वेस्ट को जलाने के लिए। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के कगार पर उत्तरदायी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन माना जाता है। तो वो कौन सा, डाइक्लोफिनेक, ठीक है, डाइक्लोफिनोक याद रखिएगा। ये पशुओं को लगाया जाता है, जब पशु मर जाते हैं तो गिद्ध खाते हैं, तो वो जो दवा होती है वो गिद्ध के शरीर में चली जाती है, और गिद्ध फिर उनको बीमारी हो जाती है किसी न किसी प्रकार की, और वो मर जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का सोडियम दवा होता है, ठीक है, सोडियम दवा होता है, ठीक है। जब इसको याद रखिएगा, इसको पशु को लगाया जाता है, और पशु के मांस को गिद्ध खा लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। 97% प्रजातियाँ लगभग विलुप्त हो गई हैं गिद्ध की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो ये क्वेश्चन रहा होगा, मतलब करंट का ही उस समय। तो ये बताइए किस कहाँ से नहीं गुजरेगी, तो ये बस्ती से नहीं गुजरे, फैजाबाद मतलब अयोध्या से भी गुजरती है, आजमगढ़ से भी, मऊ से भी गुजरती है। तो तीनों ही आपका सही है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। के बाद मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच, सिंपल क्वेश्चन, ऐसा अब नहीं आएगा। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, बताइए, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, भारत में बाघ, क्योंकि वो ऑप्शन 1973 है। तो 1973 में भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो याद रखिए वो ऑप्शन नहीं है, 1973 होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो वो कौन सा जानवर है,
अब ऊँट यहाँ पर लगा देंगे कुछ लोग, ऊँट नहीं है, वो कंगारू चूहा है। ठीक है, कंगारू चूहा है, बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक यह रह सकता है। ठीक है, क्या बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक रह सकता है, याद रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको नॉर्मन बोरलॉग को, तो नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये हरित क्रांति के ये पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको किस में? शांति के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे, कृषि के क्षेत्र में मत लगाइएगा क्योंकि कृषि का कोई नोबेल ही नहीं होता। ठीक है, नहीं तो आप कृषि लगा दें। ठीक है, तो क्योंकि नोबेल पुरस्कार सिर्फ 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? भौतिकी में दिया जाता है तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक आप मेडिसिन कह सकते हैं, और केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और पीस नोबेल पुरस्कार दिया, पीस सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया जाता है? ये मतलब ये शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को। नहीं, कई कई लोग एग्रीकल्चर लगा देंगे, एग्रीकल्चर मत लगाइएगा, शांति के क्षेत्र में दिया गया था इनको। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग अर्थशास्त्र के बीच लगा दें, नहीं ये अर्थशास्त्र भी मत लगाइएगा, शांति लगाइएगा, शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे जेबी नालिकन के अनुसार सभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? सभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, तो ये ज्योतिष, याद रखिएगा, ज्योतिष। अब यहाँ पर देखिए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपसभापति थे। निम्नलिखित में कौन सा संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है, बताइए कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए संवैधानिक संस्था, तो ये नेतर, ये नीति आयोग, ये संविधान का संस्था नहीं, ये गवर्नमेंट द्वारा योजना आयोग बनाया गया था। 2015 में इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, 1 जनवरी को दिया गया। तो लेकिन ये संघ लोक सेवा आयोग, जिसका आर्टिकल हो वही जान लीजिए संविधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, बॉडी है। तो संघ लोक सेवा का भी एक आर्टिकल होता है, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, तो ये सब ये नीति आयोग नहीं है। ठीक है, ये मतलब नीति आयोग एक संविधानेतर मतलब संविधान से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। यहाँ एक्स्ट्रा ना लिखा रहता, कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा रहता, तब ये सब आगे तीनों होते। यहाँ लिखा गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ढींग एक्सप्रेस किसको? भाई हिमा दास का मुँह बोला नाम है। ठीक है, जो दौड़ लगाती हैं हिमा दास। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किस का एक संयुक्त उपक्रम है? ब्रह्मोस, तो ये भारत और रूस का है। ठीक है, भारत और रूस का। ठीक है, भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। देखिए, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भी करंट सी होगा, तो ये किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है ABC इंडेक्स। ठीक है, क्या है? ABC इंडेक्स किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टाइन को उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश का वैद्युत सिद्धांत के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बस इतना ही था। आज थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिटेल में बताया है, क्योंकि अब जितने भी आपके पेपर मैं करवाऊंगा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम की कमी हो। ठीक है, तो लोग वीडियो प्लीज़ आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को,
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।